जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। दोस्तों, कल थी 18 सितंबर और 18 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का। किसका? याद रखेंगे, जो टेली कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपके टॉप 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। और टेली कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चन थे 18 सितंबर के जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उस सभी का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास शानदार साबित रहने वाली है। जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम देखिए बाकी है या फिर जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम हुआ है वो अपना यहाँ पर आंसर की मैच कर सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे आज पूछे गए थे। 100% किस स्टूडेंट ने पूछे थे, किस स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन बताए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलकर डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। चलिए, आज दोस्तों इससे पहले आपके लिए बता दिया जाए कि दोस्तों जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, अपने चैनल का टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। और टेलीग्राम ग्रुप में डीएस सर ऑफिशियल नाम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चाहो तो इसमें जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कल की क्लास जो थी उसका आपको पीडीएफ दिया गया था। उसके अतिरिक्त आज की जो क्लास आएगी वहाँ पर भी आपको आज का क्लास नोटिफिकेशन और पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए अपने चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, आज जो हमको क्वेश्चन भेजे गए हैं, जो जिस स्टूडेंट ने बताए हैं उनका नाम है सुमित। ठीक है, ये सुमित नाम के स्टूडेंट है। इनका पेपर हुआ था कानपुर में और इन्होंने, याद रखेंगे, 18 सितंबर को शाम को 4:30 से 6:30 के बीच जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन पूछे गए, इनके द्वारा सारे के सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं। ठीक है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमको जो क्वेश्चन भेजे थे। चलिए चलते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन था कि बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? दक्कन पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? 2023 इमर्जिंग एशिया कप का खिताब किसने जीता है? और भारत में कितनी आबादी इस्लाम धर्म मानती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज दोस्तों, कल का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किसके जवाब में चलाया था? ऐसा क्वेश्चन आया था कि असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी ने किसके जवाब में चलाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। देखिए, कारण तो बहुत सारे थे जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन जो उसका एग्जैक्टली मेन कारण था ये रोलेक्ट एक्ट था। दोस्तों, ये एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को 1919 के बाद, जो जब से ये कानून बना था उसके बाद, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अगर सरकार चाहे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहे, इसको यदि संदिग्ध अवस्था में किसी व्यक्ति को पाती है तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के इस कानून के तहत उसको जेल में डाला जाता था। ठीक है, और मनचाही सजा दी जाती थी। और ये जो कानून था दोस्तों, ये मार्च 1919 में आया था। इसके बाद इस कानून का विरोध हो रहा था जगह जगह पर। ठीक है, तो वही विरोध पंजाब के प्रांत में जलियांवाला बाग में हो रहा था। तो जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई थी, उस सभा में जनरल डायर ने 69 लोगों पर गोली मार दी थी। तो एक कारण ये भी था। जो एग्जैक्टली कारण था वो तो रिलेक्टेड था, लेकिन बाद में जो असहयोग आंदोलन प्रमुख रूप से चला उसका भी कारण बना आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो रोलेक्ट एक्ट बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एज इट इज आज पूछा गया था आपसे। तो याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? याद रखेंगे, जमुना के नाम से जानी जाती है। जबकि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो गंगा दोस्तों पद्मा हो जाएगी, जबकि जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2023 इमर्जिंग एशिया कप का खिताब किसने जीता है? 2023 में जो इमर्जिंग एशिया कप खिताब हुआ था ये वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। कैसे? याद रखेंगे, वनडे यानी 50 ओवर में, 50 ओवर फॉर्मेट में खेला गया था। उसका जो फाइनल हुआ था, इसका जो वनडे का फाइनल हुआ था ये पाकिस्तान और भारत के मध्य हुआ था। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान ए ने पुरुष इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ए को 128 रन से हराया था। तो खिताब किसने जीता था? पाकिस्तान ने। जबकि उपविजेता कौन रहा? तो भारत ए रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत में एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? अगर बात कर लेते हैं एनबीएफसी के पूर्ण रूप के बारे में तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप हो जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो एनबीएफसी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि दक्कन का पठार भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो दोस्तों आप अगर यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है,
आप यहाँ पर जब गौर से देखेंगे, यहाँ पर जब गौर से देखेंगे तो ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्लेटू है, ये हमारा दक्कन का पठार है। और ये दक्कन का पठार है जो दोस्तों महाराष्ट्र के अप्रोक्सीमेटली जो महाराष्ट्र है इसके अधिकतम हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इससे पहले जो दक्कन का पठार हुआ करता था वो तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, ये तीनों एक ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन बाद में आगे चल करके इसका विभाजन हो जाता है और तेलंगाना का पठार अलग बनता है जबकि कर्नाटक का पठार अलग बनता है। तो दोस्तों दक्कन का पठार जो मैक्सिमम एरिया है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, तो कुछ और पठार है याद रखेंगे, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, और यहाँ पर बघेड़खंड का पठार, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है बुंदेलखंड का भी पठार। तो ये सारे के सारे पठार हैं जो भारत में पाए जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य किस वर्तमान राज्य में विकसित हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों ये किस वर्तमान राज्य में विकसित हुआ था। तो दोस्तों बात कर लें अगर विजयनगर साम्राज्य की, दोस्तों ये हुआ था कर्नाटक में। वर्तमान का जो कर्नाटक है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, इसको भी याद रखेंगे। और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। क्या थी दोस्तों, याद रखेंगे, हम्पी इसकी राजधानी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा और हरियर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इससे आगे चलकर एक बड़े राजा बने थे जिनका नाम सुनते हैं हम कृष्णदेव राय के नाम से। राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रामा की जो कहानियां जानते हैं वो इसी विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारत में कितना प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। भारत में कितना प्रतिशत आबादी है दोस्तों ये आपके इस्लाम धर्म को मानती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% लोग थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 78%, याद रखेंगे, लगभग 78% हिंदू आबादी थी, 2.3% ईसाई आबादी थी और 1.72% सिख थे, जबकि 0.70% बौद्ध धर्म के लोग थे। तो ये 2011 के जो सेंसस हुए थे इनके अनुसार ये डेटा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो इस्लाम धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, 14.2%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर बात कर लेते हैं 1906 की, तो 1906 में दोस्तों याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। कहाँ पर, ढाका में, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश की राजधानी है, इसको याद रखेंगे। जबकि इसके जो संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां, याद रखेंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इनके द्वारा यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि भारत ने सिंगापुर के जो DSSAR जो उपग्रह हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनेगा वो PSLV C56 बनेगा। क्या बनेगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C56। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर 7 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, जिनमें से एक सिंगापुर का सैटेलाइट था जिसका नाम था DSSAR। ठीक है, DSSAR इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। और DSSAR जो सैटेलाइट था इसका निर्माण रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी DSTA और सिंगापुर की ही ST इंजीनियरिंग के बीच के तहत विकास किया गया था, यानी कि सिंगापुर का सैटेलाइट था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जून 2023 में मुंबई में कौन सी नई मकड़ी की प्रजाति खोजने को मिली है या नई प्रजाति मिली है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे जंपिंग स्पाइडर नाम से एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है जून 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है हसारियस। क्या रखा गया है, हसारियस मुंबई। इस मकड़ी का जो नाम रखा गया है वो हसारियस मुंबई रखा गया है। और ये जो मकड़ी है दोस्तों, ये जो मकड़ी है ये गोरेगांव के पूर्व में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कि संरक्षण शिक्षा केंद्र की धाराओं के करीब चट्टानों में खोजी गई है। दोस्तों ये जो मकड़ी है चट्टानों के बीच पाई जाती है और ये ऐसी मकड़ी है, ये जाल बनाकर अपना शिकार नहीं बनाती है, जबकि शिकार का पीछा करके उसके पीछे से हमला करती है। ठीक है, हसारियस नामक इसका नाम रखा गया है और मुंबई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, जंपिंग स्पाइडर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उसने बताया था दोस्तों स्टूडेंट ने कि दीपावली से सर संबंधित एक क्वेश्चन था। तो अगर बात कर लेते हैं दीपावली से संबंधित, तो दोस्तों याद रखेंगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली हर साल कार्तिक महीने की 15 दिन बाद जो अमावस्या पड़ती है, ठीक है, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, ठीक है, याद रखेंगे, इसी दिन क्या मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या में दोस्तों मनाया जाता है हमारा कार्तिक महीने में
दीपावली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इस दिन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर शक्तिपीठ में शामिल है। ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि मंदिर जो शक्तिपीठ में शामिल है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो 3 मंदिर हैं, ये दोस्तों भारत में टोटल 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ में मध्य प्रदेश के 3 मंदिर शामिल हैं, जिनमें उज्जैन का हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, इसके अतिरिक्त मेहर मां शारदा देवी शक्तिपीठ और अमरकंटक स्वर्ण माता शक्तिपीठ। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 3 शक्तिपीठ है, इनमें से कोई ना कोई, या तो मेहर माता के बारे में पूछा गया होगा, इसके जिसे मैयर वाली माँ कहते हैं, ठीक है, शारदा देवी, इसके बारे में पूछा गया है होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक मध्य प्रदेश का शक्तिपीठ स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसा देखने को मिला था कि चित्रकूट से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, चित्रकूट से पूछा होगा या फिर अमरकंटक से पूछा गया। उसने ऐसा बताया था कि दोस्तों या तो सर अमरकंटक से था या तो चित्रकूट से, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो नर्मदा है, जबकि चित्रकूट में आपकी मंदाकिनी रिवर निकलती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कल 18 सितंबर को शाम की शिफ्ट में जो टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम हुआ था उसमें आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि आपके कितने जीएस में कितने सही निकले। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्लास यदि आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों जीएस अब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।